महबूब आपके कदमों में। तारीख गवाह है कि माजी करीब में दीवारों पर सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला जुमला यही था। आज सोशल मीडिया का दौर है तो उस पर भी सबसे ज्यादा लिखा और कहा जाने वाला जुमला है निजाम खान के कदमों में। जुमला वो हो या ये, कल हो या आज, ये सब कमाई के तरीके हैं। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। ना तो माजी में कोई आमिल बाबा किसी का महबूब कदमों में ला सका और ना ही आज ये यूट्यूबर्स मुल्की निजाम को खान के कदमों में ला सकेंगे। पहले भी आशिकों को बेवकूफ बनाकर कमाइयां की जाती रही और आज भी आशिकाने खान को बेवकूफ बनाकर खूब डॉलर कमाए जा रहे हैं। जी हाँ, तासुर दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की मिन्नतें कर रही है और वो कोई डील करने को तैयार नहीं। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने लीडर के लिए एनआरओ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। जी हाँ, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की अंदर की बातें बाहर आ गई हैं। हुकूमत मुसलसल तहरीक इंसाफ से मुतालबात तहरीरी शक्ल में मांग रही है, मगर पीटीआई अपने लीडर से मुशावरत का बहाना बनाकर चुपके चुपके से निकल जाती है। अपनी सियासत की तरह ही पीटीआई इन मुज़ाकरात में भी दोहरा मयार अपनाए हुए है। मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो हकीकी मौक़िफ़ देते हैं और बाहर कैमरों पर आकर अवामी मौक़िफ़ दिया जाता है। अवामी मौक़िफ़ यह है कि बानी पीटीआई जेल में रहने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि पहले पार्टी के दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए, फिर उनकी रिहाई की बात की जाए। दूसरी तरफ हकीकी मौक़िफ़ है। हकीकी मौक़िफ़ यह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है और वो है कि जी दीगर रहनुमाओं को भले ही कैद में रखें, मगर बानी पीटीआई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए फौरी तौर पर रिहा करें। यही वजह है कि इस मुतालबे को तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर ओन नहीं कर सकती। वो एक तीर से दो शिकार करने के मूड में है। अवामी मौक़िफ़ के जरिए खुद को बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश हो रही है और हकीकी मौक़िफ़ के जरिए पार्टी रहनुमाओं को छोड़कर खुद की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के इसी तजाद की वजह से मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो भी गुफ्तन, नशस्तन और बर्खास्तन ही साबित हुआ। तहरीक इंसाफ को डर है, उनको डर है कि अगर उन्होंने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दे दिए तो उसे एनआरओ का नाम देकर उन्हें खूब शर्मिंदा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब हो गया है। अगर लिख कर रिहाई मांगते हैं तो सारी उम्र, जी हाँ सारी उम्र एनआरओ का ताना सुनना पड़ेगा और अगर लिख कर नहीं देते तो हुकूमत तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा मानने को तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना होगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि वो वक्त अब जा चुका है जब बुग़्ज़े नवाज में पीटीआई को सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाया करता था। अब ना तो वो बुग़्ज़े नवाज रहा और ना ही वो हुब्बे कप्तान। अब अगर पीटीआई को कुछ चाहिए तो उसे सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि तहरीरी शक्ल में मांगना होगा, क्योंकि नून लीग की हुकूमत जानती है कि अगर इसने बगैर किसी तहरीर के कोई मुआहदा किया तो ये अपना पांव कुल्हाड़े पर मारने के मुतरादिफ होगा। कौन नहीं जानता कि यू टर्न ले लेना और अपने बयानात से मुकर जाना तहरीक इंसाफ की सियासत का खासा रहा है। तहरीक इंसाफ के बयानात से ये नजर आ रहा है कि वो अपने मुतालबात लिख कर देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पकने वाली ये मुज़ाकरात की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है। ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है। इसी सूरत हाल पर हम आज के शो में सीधी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा साथ दे रहे हैं जी अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फैसल मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए शो का आगाज़। लेकिन मैं अजहर सदीक साहब आपसे करना चाहूँगी, मुज़ाकरात के हवाले से एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आप अपनी जो डिमांड्स हैं इन राइटिंग नहीं देना चाहते। फेयर इनफ,
क्योंकि उससे तासुर जाएगा कि शायद आप कहीं एनआरओ मांग रहे हैं, उससे ये भी तासुर जाएगा कि आप कोई डील मांग रहे हैं और फिर बाद में आपका जो डिमांड्स हैं इन राइटिंग वो पब्लिक हो गई तो आपको थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपका सामना करना पड़ेगा। फेयर इनफ। लेकिन सर अभी 2 राउंड्स हुए हैं मुज़ाकरात के, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुलकर क्यों नहीं कह रही है कि हम लिख कर आपको अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं देंगे? इनफैक्ट आप दूसरे राउंड के अख्ताम पर भी यही कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, नहीं देना तो आप खुल करके बताएं कि हमने नहीं देना। अच्छा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हमारी एक सियासी चाल है, यूं क्यों नहीं लेते आप इस बात को? अगर आपको याद होगा, मिसाके जमहूरियत हुआ था। मिसाके जमहूरियत ये खतो किताबत हुआ करती थी कोई। एक लिख के दिया करता था, दूसरा लिख के दिया करता था, तीसरा लिख के दिया करता था, चौथा लिख के दिया करता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वैसे भी फौजदार हमारे बहसीयत वकील भी वकला में जब चीजें फाइनल हो जाती है ना, तो तब उसे मुआहदे की शक्ल दी जाती है। मिसाके जमहूरियत जो था वो बाद में लिखा गया था। तो ये जो लिख के डिमांड से मसला प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हमने हुकूमत वक्त को फंसा दिया है। हुकूमत वक्त अब ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए निकलना, इसीलिए वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो आपको पता है वो अपना बाथरूम भी नहीं जा सकता आदमी। उनके लिए मसाइल बहुत है। एक आदमी मुलाजम हो, वो मुलाजम को जब तक मालक ना कहे तो वो कैसे कर सकता है? असल में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक भंवर में फंसी हुई है। दो बातें चल रही हैं कि पजीरा ही अवाम में है नहीं, आज इलेक्शन होता है तो है नहीं, को वोट को इज्जत का नारा बुलंद करने के लिए ये अब पार्टी के अंदर ही नवाज शरीफ का जो ग्रुप है उसने ये सारे मामले को लेके आए हैं। नजर आ रहा है, वो डाउट तो रह नहीं गया। आपके सामने है, या सादिक आपके सामने है, इरफान सिद्दीकी आपके सामने है, राना सनाउल्लाह साहब आपके सामने है। तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि उनका उनका पार्टी के अंदर किससे ताल्लुक है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो एस्टैब्लिशमेंट के फ्रंट लाइनर हैं, वो जिस तरह शोर डालते फिर रहे हैं, वो भी सामने है। चले मान लें कि जनाब ये हमने तहरीरी तौर पर चले हमने कहा कि जाके इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है, तो अगर ये इतने ताकतवर थे तो मुलाकात क्यों नहीं करवाई? आइन और मुताबिक अब रहते हुए, और इस वक्त इमरान खान सजा याफ्ता कैदी नहीं है। यानी ये हुकूमत की नालायकी नाअहली है कि प्रिजन एक्ट के तहत, प्रिजन रूल के तहत अपना कायरो डेक्लेरेशन, यूएनडीसीएचआर या आईसीसीपीआर के तहत अगर देखा जाए तो इमरान खान तो अभी इस वक्त सजा याफ्ता कैदी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर के अपने हकूक हैं। आप उनको मुलाकात से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ये भूल जाते हैं, यही फर्क था कि जब नवाज शरीफ साहब कैद में थे तो 26-26 लोग मिला करते थे। इस तरह नहीं है कि 4-5, 5-5 लोगों की मुलाकातें, यानी मेरी मेरी मुलाकातें भी हाई कोर्ट के कहने की वजह से हुई। 19 सितंबर के बाद मेरी भी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, मुझे तो पता है इसमें आ जाएगा। और मुलाकातें जब होती हैं, चले वो भी बता देता हूँ। पूरा आपका सर्च किस तरह होती है, यानी मेरी ऐनक में से तो उतार के वो देखते हैं, कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ इस तरह। अच्छा, फिर अंगूठियां पहनी होती हैं, वो उतर जाती हैं, पेन आप ले जा नहीं सकते अंदर, बेल्ट आप ले जा नहीं सकते अंदर। और जब वापस आने के बाद कुछ 6 जगह तो अलहदा आपकी अपना चेकिंग होनी है। और जब आप मुलाकात के लिए, अगर मैं बैठा हूँ बुशरा बीबी साहबा, इमरान खान साहब से, चेकिंग तो होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जेल जाएं और चेकिंग ना हो। कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी जो पॉइंटर्स हैं मैं आपको जवाब ले देती हूँ। मेरे साथ नून लीग की हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन है और हुकूमत को सपोर्ट करने वाले पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन है। जी, एक बात खत्म कर दूं, सिर्फ एक बात छोटी सी। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है, वहां मुलाकात भी होनी है ना, तो और वहां बाकायदा आले लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है, और अब सारा अमला जो है वो औरतें या मर्द हजरात वहां सारे खड़े सुन रहे होते हैं। ये प्राइवेसी कहाँ गया? वकील के होने की हैसियत से भी ये हालात रहे हैं। अब ये मुलाकात अगर होनी भी है तो ये मुलाकात तो फौरी, और क्या मुश्किल काम कौन था? स्पीकर नेशनल असेंबली समन करते इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब वहां आ जाते। क्या ये मुलाकात के लिए बजाय ये है? अब कौन सा, अब तो सजा याफ्ता कैदी होते तो बातें कुछ और थी, अब तो सजा याफ्ता कैदी नहीं है। समन करें वो इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब खुद आए, आकर मुज़ाकरात में बैठे ताकि मसला ही खत्म हो जाए। और उस जहां तक तहरीरी की बात है, वो ट्विटर हैंडल में मीडिया को, फिर जो कमेटी बनाई है वही कमेटी मुज़ाकरात। अब तहरीरी की बात तो एक फर्जी तौर पर है, और उसकी मेन वजह ये है कि फार्म 45 और 47 से हुकूमत को हम मानते नहीं है, और ये किसी तरह से भी नहीं है। बातें जब जनरल डिस्कशन हो रही है, जब सारे इकट्ठे बैठेंगे, जब एक पेज पे सारे आ जाएंगे, उसके बाद वाकई में एग्रीमेंट लिखा जाएगा, क्या अर्ज है?
ठीक है, अली गौर बलोच साहब, ये पीटीआई ने आपको फंसाने की कोशिश की है और पीटीआई का ये मानना है आप फंस गए हैं। अब आपको जो भी चाहिए ना, इससे लिखत पढ़त जैसी भी चाहिए, वो आपको ट्विटर से उठानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी बातों से मुझे लग रहा है, और जो जैसे मैं अपने इब्तिदाई में भी बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको लिख कर देने वाले हैं। सो प्लीज गो बैक टू द एक्स और आप उससे जो भी आपको राइटअप मिलता है उठा करके आप कर ले मुज़ाकरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे वो एक कहावत याद आ रही है कि कोई बंदा कुएं में गिर गया था, तो उसने कहा था कि मुझे जाहिर है कुछ लोग उसको बचाने के लिए, उसने कहा जल्दी बाहर निकाले वरना मैं रूठ के कहीं और चला जाऊंगा। मकसद ये है कि जो कुएं में गिर गए वो हमें कह रहे हैं कि इनके सोचने का एक अंदाज है, तो इस तरह सोचते हैं तो हमें पता है ये ना रिटर्न लिख के दें। मैं ये समझता हूं कि जाहिर है कि इनका पहले दिन क्या मुतालबा था। ये कहते थे कि ये जो हमारी कार्रवाई या मुज़ाकरात की, इसकी पिक्चर्स मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कैमरे नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो ये एनआरओ लेना चाह रहे हैं, वो एनआरओ इनको जाहिर है कि मुज़ाकरात के जरिए तो मिल नहीं सकता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मकसद ये है कि जो इनके सियासी रवैये उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अगर ये कोई जायज फेवर लेना चाहेंगे जो कानून और आइन के मुताबिक हो, तो हम बासियत हुकूमत वो जरूर देने के लिए तैयार है, लचक दिखाने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर ये एनआरओ मांगे, ये कहें कि आप 26 तारीख वाले वाकयात या 9 तारीख वाले वाकयात के ऊपर पानी डाल दें और हमें उनसे बिल्कुल बरी जमा कर दें, तो वो हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। वाकयात साबित हो चुके हैं और अदालतों के अंदर मौजूद हैं, और जाहिर है कि जहां से ये फैज याब होते रहे, आज तो फैज साहब भी जो है वो बहुत सारी बातों का इंकशाफ पता चलता, और के जरिए वो भी कर चुके हैं। वो भी इनको पता है कि इन लोगों ने क्या क्या कट्ठी प्लानिंग की, किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बीज बोया। अब फसल कटने पर आ गई है तो वो फसल काटें फिर। हमने अगर ऑफर की, मकसद ये था कि ये जो इंतशार की सियासत करते हैं, ये जो के ऊपर पूरे वसाइल लेकर उसके ऊपर धावा बोल देते हैं, जायज और नाजायज असलहा लेकर चढ़ाई कर देते हैं, जो शोधा के मुजस्मों को तोड़ देते हैं, जो मोटरवेज को आग लगा देते हैं, जो स्टेशन लगा देते हैं, ये अपने रवैये सियासी करें। ये इंतशार और फसाद की सियासत छोड़ के ये सियासी ट्रैक के ऊपर आए और प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन इनके प्रोटेस्ट पुरअमन होने चाहिए। पुरअमन वाली बात तो इन्होंने सीखी नहीं। इन्होंने तो हमेशा सोशल मीडिया को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और वहां से हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर मिला। अच्छा, अब सीन ये है गौहर बलोच साहब के बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के जो सेकेंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात है ना आप लोग के बीच में, वो गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन था। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है? तो फिर अनाउंसमेंट आप कब करेंगे? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कहते। मेरा ख्याल है कि अगर इनके मुतालबात जायज हों और जमहूरी और आईनी तरीके के साथ किए जाएं, और वो हमें बताएं तो सही ना, क्या बताते कुछ और हैं, लिख के देने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन पे ये सियासत कर रहे हैं, अंदर तरले करते, बाहर आके बढ़ के लगाते, हमने कोई रियायत नहीं लेनी। वो जो इमरान अहमद यादी वो तो डटा खड़ा है और वो ये कर देगा और वो कर देगा, और उधर आपको पता है ना कि जब ये प्रेसिडेंसी में छुप कर उस वक्त जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें करते थे और कहते थे कि मैं तो पूरी जिंदगी की आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, लाइफ टाइम एक्सटेंशन, लेकिन बाहर आकर कहते थे ये मीर जाफर है और मीर सादक है, इस तरह का बात कहते थे। तो इन्होंने हमेशा दोहरा अपनी सियासत करने के लिए झूठ के पाँव नहीं होते, और यही वजह है कि हर जगह पर ये एक्सपोज होते हैं। यही वजह है कि आज भी जेलों के अंदर है। यही वजह है कि इनकी करप्शन की कहानियों, इनके मजालिम की कहानियों, इनके इंतशार की कहानियों, इनके फसाद की कहानियों, वो आज बांगे दोहन पाकिस्तान के अवाम इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो चुके हैं, हर जगह पर एक्सपोज।
आप दोनों हजरात जहां की बातें सुन के ना मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती इस अवाम को जो इस वक्त मुझे देख रही है और सुन रही है। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मुज़ाकरात का ऊँट है ये किसी करवट बैठेगा, ना आपकी बातों से मुझे लग रहा है, ना सिद्दीक साहब की बातों से लग रहा है। मैं फैसल मीर साहब से पूछ रही हूँ, फैसल मीर साहब क्या आपको लगता है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है फॉर दैट मैटर, उसकी कोई भी डिमांड हो, इस केस में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि जी आप बानी पीटीआई को रिहा करें, अब ये डिमांड क्यों वो आपको लिख करके दे, और अगर लिख कर देंगे भी तो क्यों जो हुकूमती मुज़ाकराती जो कमेटी है उसको क्यों पब्लिक नहीं करेगी, क्यों इनके ऊपर डील का और एनआरओ का टैग नहीं लगेगा? देखिए, जहाँ तक ये मुज़ाकरात की बात है ना, तो मेरे ख्याल में ना ही पीटीआई मुज़ाकरात में आगे बढ़ना चाहती है और ना ही जो हुकूमत है वो बढ़ना चाहती है। उसकी वजह यह कि सबसे पहला $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन पे के इमरान खान बैंक कर रहे हैं, सारी पीटीआई बैंक कर रही है, वो क्या ये चाहेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो जब अमेरिका के सदर बनते हैं तो क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आएँ। ये तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो वही फैसला करेंगे। जो हो रहा है इस वक्त, जो इस आज के दिन में जो सबसे बड़ा काम पीटीआई के बिलियनर्स जिन्होंने यहाँ पे अरबों रुपए कमाए इमरान खान के दौर में, जो ये काम करने में कामयाब हुए हैं, वो ये है कि इस इमरान खान की पॉलिटिक्स को वो इंटरनेशनलाइज करने में कामयाब हुए हैं। और वो बिलियनर्स जो हैं जिन्होंने अरबों रुपया जो लॉबिंग फर्म्स को अमेरिका में दिया है, और दो काम वो करने में कामयाब हुए हैं। एक तो पॉलिटिशियंस जो हैं पूरी दुनिया के, उनको पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने पर वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं देने में, और दूसरा जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो करंट है उसके ज़रिए उसमें लॉबिंग करके इन्होंने जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बात की है, वो इनका मेन जो आउटकम है वो ये है। अब इस वक्त मुज़ाकरात वो क्यों नहीं करना चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जब भी वो ओथ उठाते हैं तो उस वक्त ये लोग पूरे मुल्क में एक क्योस खड़ा करें, पूरे मुल्क में हंगामा आराई करें, और उस वक्त ये बैकडोर चैनल से अमीरुल मोमिनीन इमरान खान अमरीकी सदर के ज़रिए ये कहलवाएं कि जनाब आप एक अनस्टेबल कंट्री हैं और एटमी ताकत जो है आपको नहीं होना चाहिए, लिहाजा हम एक यूएनओ में जा रहे हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। यानी आप ये मान रहे हैं जो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि ये किनकी पॉलिटिकल चाल है? हाँ जी, कि मुज़ाकरात में वन स्टेप फॉरवर्ड अजहर सिद्दीक साहब की बात को मैं नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अगर अमेरिकन गवर्नमेंट बात करती है तो ये अमेरिका में पीटीआई की लॉबी का नतीजा है, और वो उसका पर्पस इमरान खान को रिहाई के लिए बैकडोर चैनल पे लेके आना है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाह रही, कि वो ये चाह रहे हैं कि अभी तो ये क्लियर ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आता भी है कि नहीं आता इमरान खान की साइड पे। अगर वो वाकई प्रेशराइज करता है तो दे शुड हैव द लेवरेज, फेस सेविंग की होगी गवर्नमेंट की कि जी हमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे या अमेरिका के कहने पे, जो इस वक्त पीटीआई का सारा जो माई बाप है उसके कहने पे हमने इमरान खान को रिहा नहीं किया, बल्कि मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान को हमने रिहा किया है। अब ये जो सारा सिनारियो क्रिएट हो रहा है, इस सिनेरियो में आप कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी कहाँ है? देखिए पीपल्स पार्टी इज इक्वली द पार्ट ऑफ दैट मुज़ाकराती कमेटी जो कि हुकूमत ने बनाई है। 27 तारीख को जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे तकरीर की, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि पीपल्स पार्टी ना तो किसी एटमी प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी, ना किसी मिसाइल प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ करेगी, और इनकी सियासत जो है पीटीआई की, वो इस वक्त जो कि रियासत मदीना और अमीरुल मोमिनीन जो हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉट के नारे मारते थे, आज वहां पे बैठ के ट्वीट्स करवाते हैं और उसके बाद तालियां कूटते हैं कि जनाब देखें हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये करवा दिया, जनाब हमने। और ये दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह की पॉलिटिक्स आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की होगी जो कि इस वक्त पीटीआई कर रही है। और इशू क्या है, जेल में बैठे हैं भाईजान, 14 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल में काटे, एक केस साबित नहीं हुआ, उन्होंने तो कभी कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी थी किसी के खिलाफ। बेनजीर भुट्टो एग्जाइल में रही, उन्होंने कभी फौज के हवाले से, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से या किसी भी ऐसी, सारे इंटरनेशनल फोरम उनको अवेलेबल थे,
जो कि इमरान खान को जेल में अवेलेबल नहीं है, वो बाहर बैठ के कोई भी बात कर सकती थी। लेकिन इस तरह पाकिस्तान के साथ अब इसका नतीजा क्या निकला? एक तो मुझे समझ नहीं आती, पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लीडर्स का मुकाबला फौरन बानी पीटीआई के साथ करना शुरू कर देते हैं। मुकाबला है ही नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि बोलती है, पीटीआई कहती है कि भाई जरदारी साहब कहाँ इतने पॉपुलर जितने बानी पीटीआई हैं। मतलब ये पीटीआई का क्लेम है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो फिर ऐसे फजूल कंपैरिजन करने से ट्रेजेडी फायदा ये कोई है, नहीं। हमारी ट्रेजेडी ये है कि गुज़श्ता 3 नस्लों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, गुज़श्ता 3 जनरेशंस ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने वाली सियासी पार्टियों के खिलाफ खास तौर पे पंजाब में इलेक्शन लड़ा। अब बच्चा भी जो है ना, उसको जब बचपन से आप इस्लाम इस्लाम मजहब बेचने, ये मजहब के सौदागर पार्टियां हैं दोनों। मैं नून लीग को भी इसमें शामिल करूंगा कि जनरल ज़ियाउल हक उसका बानी था। तो दोनों पार्टियों ने इंडोक्ट्रिनेट किया मजहब को, इस्लाम को इस्तेमाल कर करके एक एक बच्चे को जो कि जवान हुआ वो देखता ही पहले उस तरफ है कि अच्छा यार कौन सी सियासी पार्टी मजहब का नाम लेती है। अब वो बाय डिफॉल्ट पीपल्स पार्टी को, क्योंकि भुट्टो कह गए थे, शहीद भुट्टो कह गए थे कि आपने मजहब का इस्तेमाल नहीं करना वोट लेने के लिए, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोग्राम जो कि अवाम के लिए हो, जो पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए, उसके लिए वोट, उसके ऊपर वोट मांगना है। आपने कुरान का तरला नहीं डालना इलेक्शन कैंपेन में, आपने रसूल का वास्ता नहीं देना, आपने मजहब का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना। जिस मुल्क में इस्लाम और मजहब के नाम पे आप वोट मांग रहे हो और लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर दे, तो वहां पे इमरान खान जब रियासत मदीना का नारा लगाएगा तो यहाँ पे 96% मुसलमान हैं। उनको आप जब 14 साल मुसलसल इंडोक्ट्रिनेट करेंगे मीडिया चैनल्स के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, और हमारी स्टैब्लिशमेंट का इसमें मेजर रोल था और वो मानते हैं इस बात को, तो वो बच्चा जो कि 10 साल का था अब वो 12 साल का, 14 साल का, 22 साल का नौजवान है, वो कैसे उसके ज़हन में से आप निकाल सकते हैं कि यार इस अमीरुल मोमिनीन, ये एक फ्रॉड अमीरुल मोमिनीन है, ये असल अमीरुल, इसका अपना बनाया हुआ इस्लाम है जिसमें कि जादूगरी जो है वो भी जायज़ है, जिसमें कि प्याले में देख के फैसला किया जाता है कि मिनिस्टर कौन होगा, जिसमें कि जिन्नों को घर के अंदर खाना खिलाया जाता है। ये इस्लाम जो है ये हमारी 96% ऑफ पॉपुलेशन के वैलिड पॉइंट अंदर आपने उठाया, बात करते हैं। लेकिन आपने भी कोई बात के हवाले से कोई खैर की खबर सुनाई नहीं है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीधी बात के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। मेरे साथ मौजूद हैं जी अली गौहर बलोच साहब, मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, और मेरे साथ मौजूद है जी फैसल मीर साहब। अजहर सदीक साहब, अगेन कमिंग बैक टू यू, ये तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रेवलेशन की है फैसल मीर साहब ने, बड़ा खुल कर के उन्होंने अपना कैथारसिस भी किया और सूरत हाल भी बताई है। आप तो टेक्निकली असल में मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हैं? आपने भी खुद भी पहले सेगमेंट के अंदर कहा कि आप हुकूमत को फंसाना चाहते हैं। आप फंसाना चाहते हैं कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं? अगर मनवाना चाहते हैं तो सीधा सीधा आप अपना काम करवाएं और निकलें। अच्छा, मैं वैसे ढाई साल हो गया है, मैं वैसे फैसल मीर साहब की मैं ये नॉवेलिटी बता दूंगा, कमाल हो गया। ना हकायक का पता, ना बातों का पता, बैठ के बातें करते रहें, अच्छा नहीं लगता। नेशनल टीवी चैनल के ऊपर वो, यानी मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का मैंने ट्रायल रिकॉर्ड पढ़ा है। आज अमेरिका की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो साहब भुगत रहे हैं। 342 का स्टेटमेंट पढ़ के देख लें। पीपल्स पार्टी किसी बंदे ने देखी। मोहतरमा बेनजीर भट्टी जो जहां तक गई है सबक नहीं सीखा। यानी ये बात कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के हाथों यहाँ तक पहुंचे हैं, आज उनके चमचे बने हुए हैं, वो एक अलग इशू है जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात रही है, बातें बड़ी कर रही है, अमीरुल मोमिनीन का जिक्र भी कर दिया, और खुदारा बात करते हुए ना, सब सियासत में यही होता है। अब बानी पीटीआई मौलाना साहब के साथ भी तो का वो मुझे भी पता है, जो आप जिस किस्म की गुफ्तगू आप फरमाते हैं, जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, उसका मुझे भी इल्म है। मुझे भी अपना बुलवाएं कोई। चले बारी मुझे कहा है मीर साहब आपको मैं पूरा मौका दूंगी। बता दो, आप एक वकील हैं, आप सियासतदान नहीं। अच्छा मीर साहब मेरी बात सुनो। सियासत ना करें। एक तो अजहर सदीक साहब स्काइप पर हैं और बारी कर लेते हैं। मैं आपको मौका दूंगी मीर साहब। आप लोगों ने जहां तक इमरान खान मीर साहब मैं आपको मौका दूंगी, उनका आर्गुमेंट तो कंप्लीट होने देना। आपने पहुंचा दिया, वकीलों ने सारों के सामने हैं, सियासतदानों को पीटीआई में सियासत करने दिया। चलिए मीर साहब उनका पॉइंट सुन ले, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। जी अजहर सदीक साहब आपके पास माइक है, बोलिएगा। जी सर। मैं बताऊं आपको वजह क्या है। वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान को गिराने वाले थे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन इंतजामिया, और आज भी ऑपरेशन रजीम चेंज के जो मेन फाइटर था बिलावल भुट्टो लेके आया था, लॉन्ग मार्च कराची से लेके आया था, आने दिया, पता था ये करने आया है।
क्या कोई बगावत के पर्चे दर्ज किए, क्या कोई दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए, लॉन्ग मार्च आने दिया, पहुंचने दिया? ये होती है जमहूरियत, ये सीखा है। 2.5 सालों से कोई बोला पीपल्स पार्टी को एक बोली कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है? आज बैठ के आ गया ख्याल। अगर आगे चलती है थोड़ा सा, देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? यूएन वर्किंग पेपर पढ़ लें, फिर पढ़ लें, पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं कह रही। और याद रखिएगा, आंखें निकाल देंगे जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम या उसमें कोई बात करेगा। ये बचाने वालों में हम लोग हैं, ये कोई नहीं है कि जो आप बैठ के आप अमेरिकी एजेंडा या बाकी एजेंडा लेकर चल रहे हो और आप हमें सिखाएं। कौम जानती है, कौम समझती है। और दूसरी बात जो है ना, मैं नहीं ये बात करना चाहता, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दीन इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी है, वो फैसल मीर साहब को नहीं पता तो एक अलग बात है। आज जो दो कौमी नजरिया जो बाकी चीजें जिंदा पड़ी है, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का एक क्रेडिट है। और दूसरी तरफ हमें मजहब के नाम पे खेलने की, मजहब के नाम पे सियासी जमातें खेलती हैं, मजहबी जमातें खेलती हैं, और मजहबी जमातें इनके साथ पांव पे पांव डाले खड़ी हैं, हमारे साथ नहीं खड़ी हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। अब आगे चलते हैं कि हमने रास्ते मदीना का नारा लगाया और साबित किया, लंगर खाना, मुसाफिर खाना, आम आदमी के हवाले से, और जितने भी, और दूसरे देखे ना पजीरा ही मिलती है ना। हमने कौन सा आगे कहा कि नमाजें पढ़ो तुम, हमने कौन से कहा ऐसी बातें? मजहब कार्ड ये थोड़ा होता है, मजहब कार्ड तो अपना नून ली खेलती रही है। हमने मजहब कार्ड की बात नहीं की है, हमने इंसानियत की बात की है। अभी भी क्या कह रहे हैं? ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। पढ़ना, अगर किसी ने नहीं पढ़ा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अगर आईसीसीपीआर किसी ने नहीं पढ़ा, अगर नेल्सन मंडेला रूल नहीं पढ़े, कायरो डिक्लेरेशन नहीं पढ़ी किसी ने, अगर नहीं किसी ने पढ़ी, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं? अब बात बड़ी वाज़ेह है, लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और वॉर। हमारे यहाँ माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है, पूरी दुनिया में गुफ्तगू होती है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, आप गुस्से ना हो, अपना बीपी ना बढ़ाएं। अली गौहर बलोच साहब, आप पढ़ के क्यों नहीं आते? पढ़ा करें। नहीं, देखिए मैं बताऊं, देखें बिल्कुल अली गौहर साहब, आपने ठीक कहा है कि पढ़ के आना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए नेशनल टीवी पे। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए सूरत-ए-हाल ये है अली गौहर साहब की मैं बात सुन लूं, फिर मैं आती हूँ आपके पास अगले राउंड में। उनकी बात सुन ले प्लीज जी। इनको ये दिखाना है कि ये वाकई इन्होंने मजहब कार्ड नहीं खेला, इन्होंने मजहबी टच दिए हैं और उसमें भी एक्सपोज हुए हैं। मुझे बताएं, जब मदीना शरीफ में शहबाज शरीफ साहब गए थे, तो इनके लोगों ने उस शहर, उस मुकद्दस मकाम का, जिसका कि कुरान पाक में जिक्र आया है कि उसकी तादीम के तकादे क्या है, वहां उस मकाम की खुदा न खास्ता इन लोगों ने का कच्चा जट्टा है। दूसरी तरफ आप आ जाएं, ये खुद पकड़े गए जब वो सूरी साहब कह रहे थे कि जनाब मजहबी टच दें जी, मजहबी टच दें। वो किसने कहा था? वो क्या नून लीग के लोग थे या पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने कहा था मजहबी टच? नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने अगर कहा कि मैं लोड शेडिंग का खात्मा करूंगा तो उसने करके दिखाया। नवाज शरीफ वो लीडर है जो अमेरिका के आगे इस तरह डटा था कि जब उसके सदर ने कॉल की थी खुद और कहा था कि अरबों डॉलर ले लो लेकिन चागी के मकाम के ऊपर धमाके ना करो, तो उसने धमाके करके दिखाए ये। और उसके साथ ही आपने देखा कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने कराची की रोशनियां बहाल की। वो नवाज शरीफ ही था जो जिसने 5 रुपए और 6 रुपए तक यूनिट बिजली का जो है वो जिम्मेदारों और लोगों को दिया था। आज ये तो जाती दफा ये कहकर गए थे कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं, ये जाती दफा ये करके गए थे कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए थे। आज फिर इनको ये परेशानी है कि ये चीज ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते थे, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। आज इनको परेशानी ये है कि जिस पाकिस्तान का हम ये हशर करके गए, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने पांव पे खड़ा हो गया है। आज फिर स्टॉक एक्सचेंज के नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज फिर जो महंगाई की शरह है वो 4% के करीब आ गई है। आज फिर जो मार्कअप्स थे वो काइबर जो है वो नीचे आ गया है बैंकों के अंदर, और पाकिस्तान मजीद खुशहाली की तरफ और माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जो IMF को खतूत लिखते थे ये कहां से पाकिस्तान के हमदर्द हो गए। आज डोनाल्ड ट्रंप और उसके रिश्तेदारों के साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं और एक तरफ साइफर लहराने का ड्रामा करते थे। मकसद ये है कि इनका एक चेहरा नहीं, इनके 4 चेहरे हैं और ये पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। कारकर्दगी ये नहीं होती कि आप रोटी कपड़ा मकान का नारा 40 साल से लगाएं,
नवाज शरीफ ने जिस जिस चीज की बात की है उसने करके दिखाया है। इन्होंने कहा था कि इतने अरब की डॉलर की पाकिस्तान के अंदर वो आ जाएगी, इमदाद भी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएगी। वो आई, 50 लाख घर का नारा लगाया था, उसमें से मुझे बताएं 5 घर भी इन्होंने बनाकर दिखाया। जिस 50, इनकी कारकर्दगी क्या है? सिर्फ ये जला दो, तोड़ दो, पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो, कफन बांध कर आ जाओ, गोली का जवाब गोली से देंगे। ये हमेशा इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया है, नफरत के बीज बोए हैं इन्होंने नई नस्ल के आगे। इनकी कारकर्दगी पूछ लो, इनसे पूछे कि केपीके के अंदर 15 साल से इनकी हुकूमत है, होने को आ रहे हैं, लेकिन वहां पर यह है कि वहां पर आज तक पिशावर को सेफ सिटी नहीं करार दे रहे। कल मैं देख रहा था कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो मतलब वो उन्होंने 5 साल का प्रोग्राम दिया है, काफी जो शहर हैं उन पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, और उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर हर जिले हेडक्वार्टर ठीक है, ठीक है अली गौर ये तो मेरा आज तक उसके कार खा गई है। ठीक है, आपने बड़ा मुफस्सल तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं वापस आती हूँ आपके पास। फैसल मीर साहब, बाकी सारी बातें तो एक तरफ, पीटीआई नून लीग के हवाले से अपना स्कोर सेटल करे, इनको कहे कि ये पढ़े लिखे नहीं है या पढ़कर नहीं आते हैं, जो भी बोले पीटीआई का समझ में आता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या हो गया? मतलब आप लोग तो हुकूमत में इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार इनको ये ताना देते हैं कि भाई हमारी वजह से हम आपको वजीर आजम बना सकते हैं। तो सर, जो डील हुई थी, जो एक फॉर्मूला तय हुआ था आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उसके नतीजे में ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिला। सदर पीपल्स पार्टी को मिला, गवर्नर्स पीपल्स पार्टी को मिले, बाकायदा तौर पर एक फॉर्मूला तय हुआ था। सर, अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया है, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी तो आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाया है। लड़ाई किस बात की? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अगर नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या नून लीग को सपोर्ट किया, तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इमरान खान के दौर में जो ये अपना ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फरियाल तालपुर को ईद की शाम को इमरान खान उठवा देता है, अगवा करवाता है। आसिफ अली जरदारी अगवाई था जी, अगवाई था, और क्या था? अजहर सिद्दीक साहब नोट कर लें, मैं फिर आती हूं जी। अच्छा, ये अजहर सिद्दीक साहब के लीडर इमरान खान ने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करवाया ईद की शाम को। ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना। आसिफ अली जरदारी को एक ऐसे केस में जिसका जो कि उसने वो जो इनका वो था बाबा डैम वाला, उसने आउट ऑफ नो वेयर एक केस बनाया, उसमें उसने गिरफ्तार करवाया। डॉक्टर आसिम गिरफ्तार रहा, खुर्शीद शाह गिरफ्तार। इन्होंने आधी पीपल्स पार्टी को जेल में रखा, और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैं नून लीग की गिरफ्तारियों की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जेल में था, मरियम भी जेल में थी। इनके मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात, आधी जर्नलिस्ट बरादरी इन्होंने राइट ऑफ करवा दी। जनरल फैज जो है वो बैठ के फैसला करता था कि कौन सा एंकर कौन सी बात किस चैनल पे बैठ के करेगा, जो बात नहीं करता था उसको उठा के बाहर फेंकता था। बीनेश बीबी, आपको भी इन सारी बातों का पता है। जी जी जी, हर टीवी चैनल के अंदर इमरान खान ने एक बंदा बिठाया हुआ था जो इंस्ट्रक्शन देता था कि रास्ते मदीना के अमीरुल मोमिनीन के बारे में ये बात करो, और जो बुशरा बीबी के बारे में बात करे वो एक घरेलू खातून है, उसकी जुबान गद्दी से खींच दो। आज बुशरा बीबी, वही बुशरा बीबी जो घरेलू खातून थी, वो पीटीआई के लीडरों को उठा के बाहर फेंकती है। वो फैसला करती है कि तुम कल पीटीआई में हो, आज नहीं हो। तो आज मैं पूछता हूं कि वो बुशरा बीबी जो है वो एक जादूगरनी, स्टैब्लिश जादूगरनी, खावर मानेका कहता है कि वो जादूगरनी है, वो इनकी लीडर है। इस वक्त पीटीआई की लीडर इमरान खान तो जेल में है, उनको लीड कौन कर रहा है? दुनिया की तारीख में पहली दफा एक जादूगरनी जो है वो एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही है। और जब तारीख में लिखा जाएगा तो बच्चे जो आज से 50 साल बाद हंसेंगे बैठ के। बाद में कर रहा था कि पीपल्स पार्टी नून लीग को आप कह रही थी कि सपोर्ट क्यों कर रही हैं, हम इस वजह से सपोर्ट कर रहे थे। मैं आपसे ये बात नहीं कर रही सर, आप तो पीटीआई के, आपने मेरा सवाल ही बदल दिया। मैंने आपको ये कहा है कि आपने उनको सपोर्ट करके अगर वजीर आजम बनाया है, तो उन्होंने भी तो आपको सपोर्ट करके सदर बनाया, आप उनके अगेंस्ट क्यों हैं? हम उनके लड़ाई किस बात की है, मेरा ये सवाल है। नून लीग से किस चीज की लड़ाई है? आप लोग सर उनके खिलाफ बयान देते हैं, कभी इंटरनेट के ऊपर आप नाराज हो जाते हैं, इंटरनेट बंद है, चल रहा है, नहीं चल रहा। अब ये मेरी टाइम के ऊपर आप नाराज हो गए हैं। उसकी 55 वजूहात हैं। अगर हमने उनको सपोर्ट किया है तो इसलिए नहीं किया कि वो जो पाकिस्तान की अवाम के जो राइट्स हैं, जो कि उनको, अब अगर वो कहें कि जनाब सिंध को हम
प्यासा मार देंगे, हम 6 नहरें बनाएंगे वहां पे एक बैरन आबादी को पानी देने के लिए, और जो इस्टेब्लिश्ड सेटल्ड एरिया है वहां से पानी लेके हम एक ऐसी जगह पे पानी देंगे जहां पे कुछ है ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के जी बिल्कुल करें, आप पूरा सिंध मार दें पकड़ के, मौत के मुंह में डाल दें और हम बैठ के देखते रहें उसको। तो ये इस तरह की 50 चीजें और हैं जो मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं कि पीपल्स पार्टी अगर नून लीग को सपोर्ट कर रही है तो इसलिए नहीं कर रही कि फ्री फॉर एवरीथिंग, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हम लोग जो हैं वो अब अगर बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा लिया है तो उसमें कोई हमारे पास पावर नहीं है इस वक्त। गवर्नर को तो आपकी उस्मा बुखारी हमारे गवर्नर साहब को जिस तरह बयानात देती हैं वो भी आपके सामने है। तो बात यह है कि किसी किस्म का इस तरह की बात नहीं हुई अभी तक कि जी हम आपकी हुकूमत को गिरा देंगे या हम कुछ कर देंगे। हुकूमत को गिरा के क्या करेंगे? नहीं, आप गिरा भी नहीं सकते, गिरा भी नहीं सकते। रियलिटी है। तो कम से कम हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं कि जनाब। तो बेसिकली ये जो आपकी नोकझोंक चल रही है ये प्रोटेस्ट के हिसाब से चल रही है, ये मुझे समझ आ गई है। Obviously. नून लीग वाले आजाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है बकौल पीपल्स पार्टी के कि ये इनकी हुकूमत गिरा भी नहीं सकते। लेकिन अजहर सदीक साहब, आपको इन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया, बहुत पुराने जख्म आपने इनके जो हैं वो दिए हुए हैं, जो आपने छेड़ दिए हैं इस प्रोग्राम में। फरियाल तालपुर से लेकर के आसिफ अली जरदारी साहब तक, खुर्शीद शाह की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप भी अपने जरा हरकतों के ऊपर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फैसल मीर साहब इतने नाराज और गुस्से में क्यों हैं। जी सर। मैं तो हैरान होता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही। ये जो गिरफ्तारियां है ना, गिरफ्तारियां से कौन कह रहा है? गिरफ्तारियां तो इमरान खान सारे वर्कर की हो रही है। कभी ऐसा हुआ है कि उनके खानदान के बच्चों के साथ जुल्म का 144 का निफाज, अपना दहशतगर्दी के पर्चे, बगावत के पर्चे? खुदा रहा यार, एक जमहूरी जमात इस तरह मुंह पे बैठकर बात करे। आप आ जाए, चले जो आसिफ जरदारी को जिसने पकड़ा था या जिसने गिरफ्तार किया था वो सारों का आ जाए, जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, तय कर लेते हैं इस बात का कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट अगर करती रही है तो आज 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 जिस तरह से किस मुंह से एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं कि जिन्होंने अगर इनके साथ किया जाए पूछे जाकर। इमरान खान कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी को गिरफ्तार करने में। अगर करने होता तो लॉन्ग मार्च ना होना देता। मैंने कहा था उस वक्त इस तरह के पर्चे दर्ज किए, नहीं करवाए पर्चे दर्ज उन्होंने। यही एक फर्क है, एक बड़े लीडर में यही तो एक फर्क है, उसने सीख लिया। सदीक साहब, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। सिर्फ ये बात आप कर रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ और सिर्फ मैं हंस रही हूँ इसके ऊपर। जवाब आपको आपकी ऑपोजिशन जमातें इस पर देंगी, लेकिन अगर ये बात आपके अलावा कोई और पीटीआई का शख्स कर रहा होता कि बानी पीटीआई किसी को अपने मुखालिफिन में से अरेस्ट कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, सर यकीन जाने मैं रोजी रिजक की जगह पर बैठी हूँ, मैं कभी यकीन ना करती। लेकिन आपका एहतराम है सर आपका एहतराम है। मुकम्मल कर ले अपना मौका। जी अजहर सदीक साहब, मुकम्मल करें। ना बिनेश, बात ये नहीं है, बात बड़ी सीधी सी है। राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार किया, कुरान की कस्में जिन्होंने उठाई जाकर पूछे उनसे ना, कि जिन्होंने बैठकर तसल्लियां दी। अपना नैब को हम कंट्रोल करते थे, आपकी पार्टी में ही है वो यार अफरीदी नहीं, वो जो एएनएफ के मालिक थे, वो अब छोड़ दें इस बातों को। आज भी बैठ के बात करें ना, आज कहे ना, रखें आप कुरान यहाँ पर, कसम खाए ना कुरान की ये बैठकर कि ये जो कुछ हो रहा है कौन करे। लेके गया एएनएफ वाले उठा के लेके गए तो शहरियार आफरीदी ने आकर के उनका केस क्यों लड़ा आगे आके? और जो बानी पीटीआई थे वो इसी बात को ले लेते ना, तो बानी पीटीआई उसी वक्त कहते कोई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ खोल दे उनको, वजीर आजम थे जाने देते। ये हिम्मत करे ना, आज करे ना बात आज। लेकिन बात क्यों करें वो, उसकी वजह ये है कि इनके पर जलते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत, अभी आपने कहा नहीं कि हुकूमत छोड़ के देखे, डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं कि पीछे तो हटो जरा, डंडा मारेंगे पकड़ के इनको। हालात ये है इस मुल्क को खुदारा मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। 85 से लेकर आज तक मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। आपको एक रियलिटी चेक दे दूं, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के सरमायाकारी तक, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस तक, सब रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। डंडा पकड़ के नहीं कोई बैठा हुआ। ये सर मैंने आपको रियलिटी चेक दिया, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, तो मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगी। जी मुकम्मल कर लें। ना स्टॉक एक्सचेंज पैरामीटर नहीं है। किसने कहा पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज पैरामीटर है? आपका करंट अकाउंट वर्सेस जीडीपी, आपका डेट लिमिटेशन एक्ट, कर्जे आपके कर्जे जीडीपी से 60% जीडीपी से ज्यादा नहीं, 60% ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आप जो महंगाई क्या भाई सवाल है, जो $1 की चीज मिल रही थी आज $1 की है, जो पाकिस्तान में ₹1 की चीज मिल रही थी आज ₹270 की चीज है। यानी आप कैसे बात कर रही हैं? और ये क्या हमने बनाया? लूट मार जारी है। क्या कराची बदल गया? क्या सिंध बदल गया? क्या हालात पूरे मुल्क में तब्दील हो गए हैं? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है? महंगाई का एक हर महीने बढ़ने की रेशो कम हो गई है। इससे मुराद ये नहीं है कि महंगाई खत्म हो चुकी है।
लोग खुदकुशियां करते फिर रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग गुर्बत से और नीचे जा चुके हुए हैं। तो आप और सोचिएगा कि कितने लोगों के बेरोजगार हो गए हुए हैं, यानी यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है पूरी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं एक सिद्दीक साहब, लेकिन आपकी मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात जो है वो बानी पीटीआई को और बाकी कैदियों को रिहा कराने के लिए कर रही है, अवाम के लिए नहीं कर रही है। मुझे शो ना क्लोज करना है। अली गौहर बलोच साहब, बहुत लंबी चार्जशीट इन्होंने दे दी है कि आप तो मजबूरी में हुकूमत में बैठे हैं। वेरी क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें। आई जस्ट हैव 1 मिनट फॉर यू सर, वेरी क्विकली। देखिए, मैं तो अदर साहब की खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि इनको जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में साफियों को गोलियां मरवाई और उनको ऑफेयर करवा दिया करते थे, वो बातें ये भूल गए हैं। जब इन्होंने टीएलपी के लोगों को सीधी गोलियां मारी थी एहतजाज करने पर, वो वक्त ये भूल गए हैं। जब इन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगवा दी, हमने नहीं किया था, वो उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। अच्छा, बस वो ये कर गए। जब अमेरिका में खड़े होकर तकरीर करते हुए मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि नवाज शरीफ के एसी उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब भी कोई नून लीग का लीडर गिरफ्तार होता था तो ये पहले ऐलान करते थे कि कल फलान लीडर जेल के अंदर। इनको ख्वाब आ जाता था कि कल फलान बंदा, उसके ऊपर मीडिया टॉक किया करते थे, मुख्तलिफ इदारों को गालियां दिया करते थे उस वक्त भी ये लोग। तो ये किसी कानून और आइन के ऊपर यकीन नहीं रखते। ये एक वो टोला है, ये वो जत्था है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में इंतशार भी किया जाए और पाकिस्तान पे ऊपर हुकूमत भी की जाए और पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर भी किया जाए। ये वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो रहे हैं। इन्होंने बीज बोया, इन्होंने कुछ लोगों को बरगलाया, इन्होंने नफरत के बीज बोए, मुल्क में एक तकसीम की पूरी कौम के अंदर। लेकिन अब वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होती जा रही है। पाकिस्तान फिर तरक्की के आप आखिरी 1 मिनट है, वेरी वेरी टाइट। ठीक है बलोच साहब, आपका पॉइंट मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉक शोज में भी निकलती रहेंगी, बाहर भी निकलती। ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है जी मीर साहब, प्लीज प्लीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सबसे बड़ी लीडर हैं बुशरा बीबी, उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं बुशरा बीबी से गुजारिश करूंगा कि जो ट्वीट अमेरिकन पॉलिटिशियन ने की उसके खिलाफ एक सख्त बयान दें कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। उसके बाद उनको मैं गुजारिश करूंगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हमारे बात की है, उसके खिलाफ बुशरा बीबी जो हैं वो अपनी पार्टी को एक स्टेटमेंट, पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट जारी करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे एहतजाज करती है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में अमेरिकन जो हैं वो। टाइम इज अप। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।